हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज एक और इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे करंट रिजीम का इमरान खान के हवाले से खौफ, और उस खौफ में वो क्या क्या भोंडे इकदाम कर रहे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, और आगे आने वाले दिनों में किस किस्म का वो नुकसान वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो स्पेसिफिकली हम बात करेंगे ये फ्रीक्वेंट इंटरनेट बैन्स के हवाले से और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो ये हुकूमत बंद कर देती है इमरान खान की स्पीच के वक्त। हम देखेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इंडस्ट्री पर, और जो हमारी एक फ्रेजाइल इकोनॉमी है जो दिन ब दिन जिसकी हालत पतली होती जा रही है, क्या उसकी डिजिटल साइड इस तरह के शॉक्स लेने को तैयार है भी कि नहीं। तो आज की वीडियो ये कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि दूसरे पार्ट में हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि इससे क्या नुकसान होने जा रहा है पाकिस्तान को। इससे हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स आ जाएंगे इस सेंसरशिप के खिलाफ, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत से लोग इसकी संजीदगी को नहीं समझ रहे और इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें तो इमरान खान के जलसे जो हैं वो दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं। हर अगले जलसे में पिछले वाले जलसे से ज़्यादा लोग होते हैं। लोग इमरान खान के साथ खड़े नज़र आते हैं और इस रजीम को शदीद गालियां पड़ रही हैं। ये हम सब के सामने हैं। जितनी भी इनकी कोशिशें हैं खान के ख़िलाफ़ वो सारी नाकाम हो रही हैं, और मेरी नज़र में इसकी कुछ रीज़न्स हैं जो बड़ी क्लियर हैं कि पहले जिस भोंडे तरीके से रजीम चेंज किया गया, उसके बाद इमरान खान और उनके साथियों के खिलाफ जो मुकदमात बनाए गए, टॉर्चर किया गया, 25 मई को जिस तरह लोगों के घरों में छापे मारे गए, औरतों पर शेलिंग की गई, हुकूमत की तरफ से एक भोंडा प्रोपेगेंडा चलाया गया कि जी पीटीआई शुहदा की कोई तौहीन कर रही है, और उसके बाद इमरान खान पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात जैसा कि दहशतगर्दी जैसी उस पर दफ़ात नाफिज कर दी गई। तो ये चीज़ें लोग देख रहे हैं, लोगों की आंखें बंद नहीं हैं। पहले भी ज़्यादतियाँ होती रही हैं पाकिस्तान में लीडर्स के साथ, लेकिन इस बार खूबसूरती ये है कि डिजिटल मीडिया हमारे पास है। डिजिटल मीडिया जिसमें हज़ारों रिपोर्टर्स हैं और हर बंदा हर एक के पास फ़ौरन खबर पहुंच जाती है। कोर्ट में क्या हो रहा है, फ़लानी जगह पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या डिस्कस हो रहा है, कोई ना कोई चीज़ किसी ना किसी तरीके से लीक हो ही जाती है। तो ये है सबसे बड़ा आवाम के पास एक हथियार, जिसकी वजह से ये स्टेटस को इस वक्त चैलेंज हुआ है। और इमरान खान को टेक्निकली नॉकआउट करने की जितनी भी कोशिशें हैं वो दिन ब दिन आया होती जा रही हैं। ये नून लीग की लीडरशिप भी जान चुकी है कि अब इलेक्शंस जीतना उनके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए वो अब हर इदारे को अपने हक में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने केसेस से जान छुड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जितना इस वक्त फ़ायदा हासिल हो सकता है वो हासिल किया जाए। पंजाब के बाई इलेक्शंस में जो कभी नून लीग का स्ट्रॉन्ग होल्ड समझे जाते थे, उसमें शिकस्त के बाद अब नून लीग की जो सीनियर क़यादत है उसको अंदाज़ा हो चुका है कि फेयर प्ले में वो इमरान खान को नहीं हरा सकते। लिहाजा अब दूसरी स्ट्रेटजीज़ पर काम किया जा रहा है, जो रिगिंग जिसे कहते हैं ना, धांधली की जा रही है। पूरे सिस्टम के साथ खेला जा रहा है, सिस्टम को यूज़ किया जा रहा है कि किस तरह इमरान खान को एलिमिनेट कर दिया जाए, गेम से आउट कर दिया जाए। क्योंकि ये एक तरीका है जिसके थ्रू वो समझते हैं कि इमरान खान अगर नाअहल हो जाता है, इमरान खान अगर बाहर हो जाता है, तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इनको वीक करेंगे और किसी ना किसी लेवल पे इनसे मुकाबला कर सकेंगे। डॉन से रब्ता किया एक सीनियर लीडर ने जो नून लीग के थे, और उन्होंने अपना नाम ना बताने की शर्त पर यह बताया, उन्होंने अपनी पार्टी का जो थॉट प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि हम सबको पता है कि इस वक्त हम इलेक्शन नहीं जीत सकते, और ये जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे थे, अगर इसमें भी नून लीग को शिकस्त हो जाती तो फिर अगले जो जनरल इलेक्शंस होंगे उसमें उन्होंने कहा कि फिर नून लीग की टिकट खरीद लेने वाला कौन होगा। मतलब नून लीग तो फिर पिट जाएगी, और कहाँ से पिटेगी। उनका जो एक दौर में स्ट्रॉन्ग होल्ड था, उनका मजबूत गढ़ था पंजाब, वहाँ पर कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं होगा, ये नून लीग के सीनियर लीडर्स कह रहे हैं। इसी तरह मंसूर अली खान ने भी बताया एक चैनल से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि उनकी भी बात हुई है एक सीनियर नून लीग के लीडर से, और उन्होंने भी यही कहा कि फेयर प्ले में तो हम अब नहीं जीत सकते। लिहाजा अब एक ही सूरत हाल बची है कि इमरान खान को लीगली या इलीगली कानून को इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरीके से उसको गेम से निकाल दिया जाए। और इस ख्वाहिश का इजहार नून लीगियों के मुंह से भी हो चुका है, मतलब सच उनके मुंह से निकल चुका है। ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कि हम एक लॉन्ग लीगल बैटल लड़ने के लिए तैयार हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। इसी तरह कुछ माह पहले तलत हुसैन से बात करते हुए जो खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, इन्होंने भी क्लियरली कह दिया था
कि रजीम चेंज हमने क्यों किया। उन्होंने कहा कि अगर आज इमरान खान की हुकूमत रहती इस साल तक तो हम सब ने नाअहल हो जाना था, उनका अपना आर्मी चीफ आ जाना था और उन्होंने हमारी बैंड बजा देनी थी, इसलिए बहुत ज़रूरी था इमरान खान को रास्ते से हटाना। ये खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा। 21 अक्लमंद ने कहा था वैसे आपको कि आप ये 1.5 साल की हुकूमत ले लें? नहीं, देखिए, हम सिर्फ मुर्शिद तो आपका फोकस है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान के जो सियासी मामला थे और जिस तरफ इस साल के आखिर में एक बड़ी तब्दीली आनी थी, उसमें तो ये नजर आ रहा था कि इमरान खान का जो गठ जोड़ है ये तो अगले 15 साल रहेगा अगर इस तरह हालात रहे और जिस तरह के उनके प्रोग्राम थे। हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर में। और फिर इसी किस्म के नैरेटिव के जवाब में इमरान खान ने कहा था कि ये क्रिमिनल्स जो इस भोंडे तरीके से आए हैं पूरा रजीम चेंज करके, इन पर इतने ज़्यादा केसेस हैं, इनका आर्मी चीफ को तैनात करना जो कि पाकिस्तान के दिफा के हवाले से एक मजबूत तरीन पोजीशन है, ये पाकिस्तान के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। और आप देखें, अभी 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम ज़िमनी इंतखाबात नहीं करवा सकते, जिस पर ऑब्वियसली पीटीआई वाले यही कह रहे हैं कि ये मैदान छोड़कर भाग गए हैं, ये डर गए हैं, ये हमें फेस नहीं कर सकते इलेक्शंस में, जिसका इजहार नून लीग की क़यादत कर रही है डिफरेंट मीडिया में। अब एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस वक्त इमरान खान को बिल्कुल भी कवरेज नहीं दी जा रही, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो रजीम है ये एक स्टेप आगे बढ़ चुका है सेंसरशिप के हवाले से। ये अब डिजिटल मीडिया और इंटरनेट को भी इन्होंने बैन करना शुरू कर दिया लिमिटेड टाइम के लिए। जब इमरान खान की स्पीचेस होती हैं तो कभी यूट्यूब बंद हो जाती है, कभी इंटरनेट बंद हो जाता है, कभी कोई प्लेटफॉर्म बंद हो जाता है। और ये पाकिस्तान में शायद सेंसरशिप की बदतरीन एग्जाम्पल है। ये पहली बार इंटरनेट की लोड शेडिंग शुरू कर दी है। हमारे यहाँ बिजली की लोड शेडिंग होती है ना, जब बारिश होती है बहुत तेज़, तो यहाँ पर जब इमरान खान की तकरीर होती है तो इंटरनेट की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, यूट्यूब बंद कर दिया जाता है। अब आपने प्लीज़ गौर से सुनना है कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, कितने नुकसानात हो सकते हैं हमारी पूरी इकॉनमी को, ये मैं आज एक्सप्लेन करूँगा। और इस इंटरनेट ब्लॉकेज को जो ग्लोबल इंटरनेट मॉनिटर करने वाले इदारे हैं वो भी कंफर्म कर चुके हैं। पाकिस्तान में जो डिफरेंट डिजिटल राइट्स की तंजीमें हैं वो इस हवाले से कह रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी ये एक सर्टिफाइड हकीकत है। अब इससे नुकसान क्या होगा? यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म्स तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए हो रहे हैं बैन। एक दिन तो इन्होंने इंटरनेट को भी काफ़ी हद तक स्लो डाउन कर दिया था और थोड़ी देर के लिए तो इंटरनेट गायब हो गया था। अब उसके बाद मैंने कुछ लोगों से मुलाकात की जो जिनका ताल्लुक डिजिटल इंडस्ट्री से। अब डिजिटल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इसमें कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इसमें फ्रीलांसर्स हैं, इसमें सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं जो कि अपनी सर्विसेज देते हैं बाहर के लोगों को। तो मेरी बात हुई तो ऑब्वियसली इस वक्त ज़्यादातर यूथ हमारी इसी तरह की जॉब्स के साथ मुंसलिक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पास कोई बहाना नहीं था कि हम अपने फॉरेन क्लाइंट्स को क्या जवाब दें, मतलब क्या उनको बताएं कि यहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। और क्यों कर दिया गया है, अगर वो रीज़न पूछे तो इसलिए कर दिया गया है कि एक सियासी लीडर है जो तकरीरें कर रहा होता है और उस तकरीर में उसका बेसिक उसकी डिमांड क्या होती है कि जी इलेक्शंस करवाए जाएं। इससे बड़ी डेमोक्रेटिक डिमांड क्या हो सकती है? मतलब आपका एक पॉलिटिकल लीडर, एक सियासी लीडर जिसके पीछे इतनी ज़्यादा आवाम खड़ी है, आप उसकी स्पीचेस बंद कर देते हो, उसको ब्लॉक करने की कोशिश करते हो क्योंकि वो इलेक्शंस का मुतालबा कर रहा है। तो आप खुद बताएं कि इससे बड़ा अनडेमोक्रेटिक स्टेप क्या हो सकता है कि एक पॉलिटिकल लीडर तकरीर कर रहा है और उसमें वो इलेक्शंस का मुतालबा कर रहा है जो उसकी मेन डिमांड है, और उस दौरान पूरे मुल्क को सेंसरशिप का सामना करना पड़ता है। बहुत से फ्रीलांसर्स और आईटी इंडस्ट्री से मुंसलिक लोग रुल जाते हैं उस थोड़े टाइम के लिए। तो खुद हम रोते हैं कि जी हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, खुद हम रोते हैं, हम अपनी यूथ के टैलेंट पर सवाल उठाते हैं। हम कहते हैं कि जी 2-3 बिलियन से ज़्यादा हमारी आईटी एक्सपोर्ट नहीं होती, भारत $150 बिलियन से ज़्यादा पहुंच गया है। तो क्यों इस तरह की हरकतें करेंगे? तो फिर यही होगा ना। मुझे आप बताएं कि क्या रह जाएगा कॉन्फिडेंस फॉरेन कंपनीज़ का जो यहाँ पर काम कर रही हैं। मेरा ताल्लुक डिजिटल इंडस्ट्री से भी रहा है, मैंने जॉब्स की हुई हैं डिफरेंट ब्रांड्स के साथ, जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स होते हैं उनके मैंने पूरी उनकी कैंपेन्स मैंने हैंडल की हुई हैं। मुझे पता है कि कितना ज़रूरी होता है इंटरनेट। एक पोस्ट जो होती है ना उसकी टाइमिंग होती है, फिर उसको बूस्ट करने के लिए, उसको मार्केट करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम रखा जाता है। यहाँ पर इतने ज़्यादा इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, उनकी कैंपेन्स चल रही होती हैं, और उस वक्त जब आप इंटरनेट या यूट्यूब या कोई और प्लेटफॉर्म बैन करते हैं तो वो सारी कैंपेन का बेड़ा गर्क हो जाता है।
आप खुद बताएं, उस इंटरनेशनल जो कंपनी वो पाकिस्तान में जो काम कर रही है उसके नुमाइंदे जब बाहर के लोगों से मिलते होंगे तो क्या वो ये मशवरा देते होंगे बाहर के इन्वेस्टर्स को कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें? वो तो ये कहते होंगे कि नहीं जी, हम बड़ी मुश्किल से काम कर रहे हैं, आप ना इधर आइएगा। यहाँ तो इंटरनेट इस तरह मतलब किसी भी वक्त बंद हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एक पॉलिटिकल बैटल चल रही है। पूरा कॉन्फिडेंस शैटर करने वाली बात है, पूरी आईटी इंडस्ट्री को तबाह करने वाली बात है। मतलब जैसे मैंने कहा ना, इसमें कई डायमेंशंस हैं। इसमें फ्रीलांसर्स हैं, इसमें आपके सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, इसमें डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आपके टेक स्टार्टअप्स हैं, सब रुल जाते हैं। सबका दारोमदार आईटी पर है, सबका दारोमदार इंटरनेट पर है, सबका दारोमदार डिजिटल मीडिया पर है, सोशल मीडिया पर है। अब यहाँ पर एक क्या मैं कहूँ, एक अफसोसनाक एग्जांपल बताऊँगा। लास्ट ईयर जब पीटीआई की हुकूमत थी तो मेरे दोस्त की शादी थी, मैं इस्लामाबाद गया तो उसके जो चाचा थे ना, वो पाकिस्तान के काफ़ी मशहूर ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ बड़ा काम किया हुआ है पंजाब में, और इस वक्त भी वो एक यूनिवर्सिटी के हेड हैं। मतलब बहुत ही टैलेंटेड इंसान है। तो उनसे हमारी जब गपशप हुई, उन्होंने हमसे पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त ने बताया कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैंने उनको बताया कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ। तो वहाँ पर उन्होंने एक पॉइंट उठाया, वो थोड़े से मायूस थे। मतलब उन्होंने कहा कि मैं सिस्टम के अंदर रहा हूँ तो मैंने काफ़ी गलत चीज़ें देखी हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग पैसे कमा रहे हैं डिजिटल के थ्रू, इसमें कोई कमाल है पाकिस्तान की हुकूमत का? उन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि मैं जब उनको बता रहा था ना कि काम बड़ा अच्छा चल रहा है, मतलब डिजिटल से लोग पैसे कमा रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा था, मतलब ओवरऑल मैं बात कर रहा था कि ये सिलसिला बड़ा अच्छा शुरू हो गया पाकिस्तान में। तो उन्होंने वहाँ पर कहा कि ये सारे जो सिस्टम्स हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये तो बाहर के हैं, हमारी हुकूमत का तो इसमें कोई कमाल नहीं है। इस वक्त हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है वो 60% यूथ पर मुश्तमिल है, और उसमें से एक बहुत बड़ा चंक जो पैसे कमाता है उसका दारोमदार डिजिटल और आईटी इंडस्ट्री पर है। ये हम सबको पता है। आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो आपका ताल्लुक होगा इस इंडस्ट्री से। तो उन्होंने वहाँ पर मुझे बड़ा सोचने पर मजबूर किया, और मैं उनकी बात से मैंने एग्री किया कि जी हाँ, बेशक ये सारे सिस्टम्स बाहर के दिए हुए हैं। और उसके बाद मैंने फिर मैंने डिफरेंट मौक़ों पर ये आवाज़ उठाई थी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट से हम एक ही सपोर्ट चाहते हैं डिजिटल इंडस्ट्री के हवाले से कि कम अज़ कम इसको बस बैन ना करें, और ताड़ी कोई सपोर्ट नहीं चाहिए सानू। आप कोई प्रो यूथ पॉलिसी नहीं बना सकते, हमें आपका पता लग गया है। पहले तो पिछले साल वो अंकल ने मुझे कहा था ना कि ये तो बाहर के सिस्टम्स हैं। अब हमारी सरकार क्या कर रही है, वो सिस्टम्स भी हमसे छीन रही है, उसके पीछे भी पड़ गई है। और अगर ये हुकूमती सिस्टम सारा डिपेंडेंट ना होता ना ये डिजिटल मीडिया पर या इंटरनेट पर, और सिर्फ यूथ ही फ़ायदा उठा रही होती, तो अब तक ये बैन हो चुका होता। चूँकि यूथ के अलावा भी पूरे सिस्टम को फ़ायदा हो रहा है, लिहाजा वो अभी तक बैन नहीं हुआ। ये कब का बैन हो चुका होता। इन लोगों ने तो YouTube को बैन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तान में 4 साल YouTube बैन रही है, 4 साल। आप देखें उसमें कितना ज़्यादा हमारा नुकसान हुआ, पाकिस्तान की इकॉनमी का, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स का, सारे रुल गए। और उस वक्त जो पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स थे, कुछ मशहूर 10-12 उठे थे 2012 में, उनके साथ जो इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स उठे थे वो 10 मिलियन तक पहुंच चुके थे, 10-10, 12-12 मिलियन तक जब हमारे यहाँ YouTube खुली। और हमारे लोगों ने 2016 में ये सारा काम शुरू किया, और देखें वो आज कहाँ पर पहुँच गए हैं, कितने क्रिएटिव लोग हैं हमारे पास। फिर जो हमारे यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स और फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स की वजह से जो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज गया, मैं तो हमेशा इनको सल्यूट करता हूँ, ये मूरू जुनेजो वगैरह को। इन्होंने ऐसे ऐसे व्लॉग्स बनाए, ऐसी ऐसी स्टोरी टेलिंग की कि पागल कर दिया गोरों को। और आज कराची वगैरह में आम फिर रहे होते हैं गोरे। K2 में इतने ज़्यादा लोग, रिकॉर्ड लोग आ रहे हैं पाकिस्तान में चोटियाँ सर करने। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने स्टोरीज़ देखी, ज़बरदस्त स्टोरीज़ देखी हमारे ज़बरदस्त स्टोरी टेलर्स के थ्रू। उन्होंने यूट्यूब पे बताया उनको। तो ये वंडर्स क्रिएट किए हैं डिजिटल मीडिया ने आपकी इकॉनमी के लिए, और ये भी मतलब सारे बाहर के प्लेटफॉर्म्स हैं। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। हमारा कमाल सिर्फ ये था कि हमने इनको खोल दिया। तो हमारी यही दरख्वास्त है, सिर्फ खोल के रखिए। 2020 में हमारी पीटीए के चेयरमैन से मुलाकात हुई थी, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर बाजवा। इनसे भी हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि सर प्लीज़, बैन किसी चीज़ का हल नहीं है, आप पॉलिसीज़ बनाएं, आप इस हवाले से कुछ असूल बनाइए, लेकिन बैन किसी चीज़ का हल नहीं है। और उस वक्त टिकटॉक बैन हुआ था। तो टिकटॉक भी जब बैन हुआ था, मैंने तब भी आवाज़ उठाई थी। पिछली गवर्नमेंट ने जब इंटरनेट को रेगुलेट करने की बात की थी, मैंने तब भी काफ़ी ज़्यादा अपना एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस दिया था। उनके उस पॉलिसी के ख़िलाफ़ मैं बोला था इस वीडियो में, और मैंने कहा था
कि पहले हमें अपने कानून, जो हमारे कवानीन हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। हमारे जो डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं उनको तगड़ा करें, उसके बाद इंटरनेट को रेगुलेट करने की बात करें, डिजिटल कंटेंट को। पहले थोड़ा सा इंडस्ट्री को फ्लरिश होने दें। लेकिन चूँकि हमारी स्टेट है वो पूरा कंट्रोल हासिल करना चाहती है। अब भी खबरें आ रही हैं ऐसी कि पीटीए ने कुछ इस किस्म का वो इंतज़ाम कर रही है कि ये जो पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम होता है इंटरनेट ट्रैफिक को कंट्रोल करने के हवाले से, उसको अपने हाथ में लेना चाह रही है। आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको बाईपास करके पूरा अपने हाथ में कंट्रोल लेना चाह रही है कि जिस वक्त भी चाहे कोई भी चीज़ वो ब्लॉक कर सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से ये बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि शायद इनकी अपनी पॉलिसीज़ इतनी फटीचर हैं कि इनको ऐसा डर लगता है। इन्होंने अपने एंड पर जो करने वाले काम है वो नहीं करने, इन्होंने कानून साजी अच्छी नहीं करनी, लेकिन जो बैन करना है, मतलब जहाँ पे छड़ी का इस्तेमाल है ना, वो इन्होंने करना है। ये जो स्टेट इस वक्त सेंसरशिप कर रही है, मीडिया को इन्होंने पूरा कंट्रोल किया हुआ है, वन साइडेड नैरेटिव दिखा रहे हैं। इमरान खान की स्पीचेस पर इन्होंने पाबंदी लगाई हुई है, हालांकि हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि कोई कदर नहीं है, लेकिन कोई मीडिया नहीं दिखा रहा। उनको डर है कि जी इस रिजीम का ऑर्डर है कि नहीं उसको पेश करना। एक ऐसा लीडर जिसके पीछे आवाम खड़ी है, उसको मीडिया में जगह नहीं मिल रही। और अगर ये कोई और मुल्क होता ना, तो जो वेस्टर्न मीडिया है उसने बहुत ज़्यादा चीखना था। तो उनकी तरफ से भी हम ज़्यादा कवरेज नहीं देख रहे, क्योंकि शायद इमरान खान के इंटरेस्ट उनके साथ अलाइन नहीं करते, या उनके इंटरेस्ट इमरान खान के साथ अलाइन नहीं करते। तो वेस्टर्न मीडिया में भी हम ज़्यादा आउटरीच नहीं देख रहे। इस आउटरीच पर हमें कोई ज़्यादा आउटरीच नहीं नज़र आ रही, ना ही वेस्टर्न मीडिया की तरफ से, ना ही अपने मीडिया की तरफ से, क्योंकि अपना मीडिया तो नो डाउट कॉम्प्रोमाइज्ड है। बहुत इक्का दुक्का हमें कुछ आवाज़ें नज़र आती हैं जो बाहर से बोलती हैं, जिनके ज़मीर अभी भी ज़िंदा हैं, अंदर भी कुछ लोग बैठे हैं। तो ये मैंने बड़ा ज़रूरी समझा कि इस मसले को मैं उठाऊं। इसके अलावा पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स और डिफरेंट राइट्स के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर हकूक़ के अलमबरदार बने फिरते हैं, हर एक ने अपना अपना टैग लगाया हुआ है। कोई फलाने के राइट्स को करता है, कोई किसी के राइट्स को ऑन करता है, उसकी तरफ से भी कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं सुनाई दिया जा रहा। ये बड़े ही अफसोस की बात है। इस सेंसरशिप पर हमें बोलना होगा। इस आवाज़ को आप बंद नहीं कर सकते। हमारी डिमांड कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। हमारी डिमांड यही है कि इस तरह भोंडे तरीके से इंटरनेट को बंद ना किया जाए। लाखों लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है। आप लोगों ने हमें कुछ नहीं दिया, अगर बाहर के सिस्टम से उसको यूज़ करके लोग पैसे कमा रहे हैं तो लोगों को पैसा कमाने दीजिए। इसमें डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक। इसके अलावा इसमें फ्रीलांसर्स हैं जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो कि एक बड़े लेवल पर फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर रहे हैं। फिर टेक स्टार्टअप्स हैं जिनके स्टार्टअप्स पूरी तरह इंटरनेट और डिजिटल मीडिया पर डिपेंडेंट हैं। आपकी ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, आपकी गेमिंग वाले लोग हैं। तो इतने ज़्यादा लोगों के पीछे ना पड़िए, इतने ज़्यादा लोगों की दुश्मनी मोल मत लीजिए। ये सिस्टम्स आपके दिए हुए नहीं हैं, ये याद रखिए। और इसी बिहेवियर की वजह से जो पाकिस्तानी यूथ है वो इस वक्त बेजार हो रही है पाकिस्तान से। ब्रेन ड्रेन तेज़ी से हो रहा है। जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो इस मुल्क को छोड़ रहे हैं। मैं जिससे बात करूं वो ये कहता है कि यार मुल्क छोड़ो, मतलब इस मुल्क में कुछ नहीं रखा। लेकिन मैं रेजिस्ट करता हूं हमेशा। मैं ये नहीं कहता अपना मुल्क छोड़ जाओ डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। मैं कहता हूं कि नहीं, हमने रेजिस्टेंस आखिरी दम तक करनी है। ये हाल कोई नहीं होता कि जी आप मुश्किल वक्त में मुल्क छोड़ जाओ। तो पाकिस्तान के बहुत से, मतलब हर एक में नहीं होता स्टेमिना कि हर वक्त इस मतलब लड़ाई में पड़ा रहा है। इस जिसे कहते हैं ना पंजाबी में कुत्ता छिकी, इस कुत्ता छिकी में हर बंदा नहीं पढ़ सकता। तो लोग फिर तंग आके मुल्क छोड़ देते हैं। आपका टैलेंटेड बंदा बाहर जा रहा है सारा। क्या पाकिस्तान को इस तरह हमने रखना है? मतलब हमेशा हमने बाहर की रेमिटेंसेस पे ही चलना है हमने। मतलब जो टॉप पोजीशंस पर बैठे हैं लोग, मुझे उनकी अप्रोच की समझ नहीं आ रही। वो पाकिस्तान की यूथ को पाकिस्तान के खिलाफ क्यों कर रहे हैं, समझ से बाहर है। मतलब बिल्कुल, मैं तो यहाँ पे मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो रहे हैं, मैं क्या कहूँ। मतलब ये नहीं देख रहे कि लोगों, मतलब यूथ में क्या इस वक्त अप्रोच है। हर बंदा कह रहा है कि मुल्क छोड़ दो यार, क्योंकि उसके अपने मुल्क में स्टेट उसको कुछ ऑफर ही नहीं कर रही। और जो चीज़ें, जो प्लेटफॉर्म्स बाहर के हैं उनके भी पीछे पड़े हुए हैं। तो इन हालात में तो लोग फिर बेजार ही होंगे ना और मुल्क छोड़ेंगे। तो हमारे मीडिया की इस वक्त जो एक क्रिमिनल खामोशी है ना, उस पर भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा
कि ये क्या कहें, मतलब या कौन से अल्फाज हम यूज़ करें इन बेशर्मों के लिए कि जिस तरह ये पूरा साथ दे रहे हैं इस सेंसरशिप में, इस करंट रजीम का। इस पर भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनेगी, इनको भी एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आने वाले दिनों में ये जो रजीम है और इसके इदारे, ये क्या सोशल मीडिया पर एक बड़ा क्रैकडाउन कर सकते हैं, क्योंकि इन पर जिस लेवल की तनकीद हो रही है उसके वो डर के मारे इस तरह की इस लेंथ पर जा सकते हैं ये। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।